पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक और नई कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास में सरकार ने 3 राजमार्गों के चुनिंदा खंडों पर एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इसके तहत घायलों को 30,000 रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की योजना है। अगर आपके पास 2005 से पहले के छपे हुए नोट हैं और आपने उन्हें अब तक बदला नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आरबीआई ने इसे बदलने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2015 कर दी है। इससे पहले इसकी समय सीमा 1 जनवरी तक तय की गई थी। नया गैस कनेक्शन लेने के इच्छुक गरीब परिवारों यानी बीपीएल की मदद के लिए सरकार सामने आई है। वो नए गैस कनेक्शन पर उन्हें करीब 1400 रुपए की सब्सिडी देगी। इस संबंध में प्रायोगिक योजना 25 जनवरी 2015 से शुरू होगी। देश में नया गैस कनेक्शन लेने में 2400 रुपए का खर्च आता है। अगर इरादे बुलंद हों तो अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए जिंदगी में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं जिसे पार ना किया जा सके। मुंबई के विक्रोली निवासी 30 वर्षीय सचिन पारकर की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जन्म के 7 महीने बाद ही सचिन के हाथ पांव पोलियो की भेंट चढ़ गए। सचिन की मां पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। ऐसे बेटे को देख सचिन के पिता ने भी उनकी मां का साथ छोड़ दिया। उनकी मां के लिए ये दौर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, जिसे याद करके उनकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। 8-9 साल का था जब उसका मतलब वो चले गए। आज 20 साल हो गए जाके, लेकिन कभी उसने नहीं। उसको ऐसा फील होता कि ऐसा लड़का पैदा होगा, ऐसा हो गया। उसमें मेरा भी तो कोई दोष नहीं हो, तो वो बाद में हो गया। उसके बाद वो निकल गया तो बोला ठीक है। फिर हम लोग रहने लगे। तो फिर इसको स्कूल पढ़ाने चालू किया मैंने। स्कूल में से मैंने बोला था कि एक बार कि मेरे से होएगा नहीं स्कूल पढ़ाने के लिए, मेरे को इसका बाप भी नहीं है। फिर मेरे को बस का भाड़ा पड़ता था रोज़ का, विक्रोली से कुर्ला जाना पड़ता था। तो स्कूल वाला ने बोला हम लोग हेल्प करेगा, बस का भाड़ा जो होगा हम लोग देगा तेरे को। फिर मैं बोला ठीक है, तुम लोग जब देने को तैयार है तो मैं करने को तैयार है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर उन लोग ने भाड़ा देना चालू किया, फिर मैंने स्कूल चालू रखा इसका। ये मेरा 7 महीने का था तभी हुआ था। पोलियो का इंजेक्शन बुखार आया था तो उसमें लिया नहीं, तभी हुआ मेरे को। मेरी माँ मुझे मतलब स्कूल उठा के लेके जाने की, बस आने की, सिग्नल पे बस आने की, फिर बस से जाने का, फिर बस छोड़ने आने की। चलने फिरने से लाचार सचिन ने साहस और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। शारीरिक लाचारी को मन पर हावी नहीं होने दिया। 7वीं कक्षा तक पढ़े सचिन अपनी मां पर बोझ न बने, इसके लिए उन्होंने सीमित विकल्पों में ही अपने लिए छोटा मोटा काम ढूंढ लिया। वो डेकोरेशन यानी सजावट के पेशे से जुड़ गए और फिर 50-60 रुपए में डेकोरेशन का काम करने लगे। यूं ही सचिन ने डेकोरेशन का काम सीखा और खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोची। अभी इसमें मेरे को इंटरेस्ट भी था पहले से, गाने बीने सुनने का भी इंटरेस्ट ज़्यादा था मेरे को। तो मैं बोला ऐसे ले लेता हूँ, एक सामान लिया तो उस पर मेरे को ऑर्डर मिलने लग गए। तो एक एक धीरे धीरे सामान में बढ़ाते गया, तो इसमें मेरे को पूरा ये हो गया, नॉलेज हो गया। ये मैं 2005 में चालू किया था। पहले साउंड और सिस्टम लिया था थोड़ा सा, फिर इसके ऊपर धीरे धीरे चालू किया मैंने। आज सचिन अपने साथ साथ 6-7 लोगों को घर चलाने में मदद कर रहे हैं। सचिन के दोस्त चेतन उन्हें बहुत मानते हैं। अपने दोस्त के संघर्ष की कहानी याद करके उनके आंसू नहीं रुकते। 2 साल हो गया इसके बाद में काम करता है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गया, अभी तो मैं 2 साल इसको आजमा लिया। भाई की तरह तो रखते हैं मेरे को। कुछ भी प्रॉब्लम होएगा कि अब ऐसा चाहिए हो तो थोड़ा बहुत तो मेरे को मदद तो करते हैं। आज इतना ये हेल्प कर रहे हैं ना मेरे को, नहीं बाकी लोग को भी करते हैं।
कभी मैं उसको, मेरे को तो उसने कभी तकलीफ में नहीं आने दिया। इतना मेरे को तो हेल्प करता है। बोले मैं बोलूँ, मेरा औरत बोलूँ कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम, नहीं बोलता ही नहीं। 10 साल की उम्र से ही अपनी मौसी के घर रहने वाले सचिन के दोनों हाथ और पैर पोलियो से खराब हो गए हैं। 30 वर्षीय सचिन को चलने फिरने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ती है। हालांकि कहीं आने जाने के लिए सचिन ट्राइसिकल का भी इस्तेमाल करते हैं। साइकिल मुझे संस्था से मिली है। मैं बूथ के लिए भी अप्लाई किया था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक बहुत जगह गए हम लोग, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आज देते, कल आते, कल आओ, परसों आओ, हो जाएगा। मैं बोला जान दे, मैं छोड़ ही दिया उसके ऊपर से ध्यान, उतना ही नहीं बोला कि मैंने अपना यही शुरुआत कर दिया। खुद का कमाता है, खुद पर ही करता है। तो स्टार्टिंग मतलब उसने दूसरे का किया, मतलब दूसरे का, मतलब वो इधर वो दूसरा लोग चलाता था ना, तो उसको 50 रुपये देने के वो लोग आखा दिन बैठता। तो फिर उसने उधर से सीख लिया सब। फिर एक मशीन लिया, पहला मेरे यहाँ से स्टार्ट किया उसने। फिर आस्ते आस्ते बढ़ते गए। सोचा था नहीं कि इतना आगे बढ़ेगा, मतलब ये सब करेगा। ये कहना मुश्किल है कि कभी सचिन फिर अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, पर आज वो आर्थिक रूप से निश्चित ही अपने पैरों पर खड़े हैं। अपनी लाचारी पर उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया। स्वावलंबी बनके आज सचिन दूसरे शारीरिक रूप से लाचार लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। अभी कितने से देखता हूँ मैं कि भीख मांगते हैं, ऐसा उधर पैसे मांगते रहते, ये करते रहते हैं। मैं कभी देखता हूँ, मतलब मेरे से भी कोई अच्छे रहते हैं, मतलब किसका एक पैर कटा रहेगा, किसका हाथ है, तो भी उन लोग भीख मांगते रहते हैं। मैं सोचता हूँ अरे इन लोग काम भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोग कर ही नहीं पाते हैं, खाली दिन भर पैसे मांगते हैं। तो इससे जब मैं बोलता हूँ मैं खुद को सही हूँ, मैं कुछ तो कर लेता हूँ, मतलब किसी से भीख तो नहीं मांगता हूँ कि इधर उधर से पैसे मांगूँ, खाऊँ पीऊँ। मतलब मैं अपना खुद चला लेता हूँ। अपने इच्छा लो, करो, कि दिखाओ कि कुछ कर पाते हैं हम लोग। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मन में लिया तो सब कुछ कर सकते हैं अपन, अगर मन में नहीं लिया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा आप मन में लो और करो, कुछ तो करके दिखाओ लोगों को कि हम बिना ऐसे होके भी कुछ कर पाते हैं और कुछ दिखा सकते हैं अपन। मेरे को लगता ही नहीं कि मैं ऐसा होके भी कुछ, मेरे को ये लगता ही नहीं कि मैं ऐसा हूँ करके। मेरे को सब अच्छा लगता है, जिसे जाना रहेगा सब घूमता हूँ मैं। सचिन की कमाई स्थायी नहीं है। महीने में अगर 2-3 डेकोरेशन के ऑर्डर्स मिलते हैं तो बाकी सारे खर्चे निकाल के भी उन्हें 5-6 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। सचिन के पास कोई खास जमा पूंजी तो नहीं है, पर पोस्ट ऑफिस में वो हर महीने 1000 रुपया जमा करते हैं। कभी कभी छोटा भी काम ले लेता हूँ, ऐसा नहीं कि बड़ा ही आता है हर बार। जो आया मतलब रोलिंग चलते रहे, इसके हिसाब से काम लेते रहता हूँ मैं। 100-200 भी हाथ में आए, मिले फ़ायदा तो भी ले लेता हूँ मैं। फिक्स नहीं रहते सब काम। अभी शादी हुई किसकी, तो किसका क्या हुआ, अभी उसके ऊपर रहते हैं। बारिश में तो बंद ही रहते हैं। खाली मतलब सामान लेते रहता हूँ, पैसे आएंगे थोड़े जमा करता हूँ, फिर सामान भरते रहता हूँ। वैसे वैसे करते रहता हूँ। सेविंग नहीं किया अभी तक मैंने। भारत में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों में से ज्यादातर लोग पोलियो से प्रभावित हैं। हमारे देश में कितने लोग पोलियो से पीड़ित हैं, इसका कोई विश्लेषण या आंकड़े नहीं हैं। ऐसे लोगों को देख कई लोग सहानुभूति दिखाते हैं या उसे अभिशाप भी समझते हैं, पर सचिन ने जैसे ये साबित कर दिया है कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई शारीरिक कमी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आपके पास होना चाहिए बस सच्ची लगन और इच्छा शक्ति। चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और लेते हैं गिरीश की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। सचिन, ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का प्लानिंग करने से पहले 2 मुख्य चीज़ें को ध्यान में रखना होता है। एक उस टाइप का प्लानिंग होता है जो कि आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी जिस प्रकार का भी जोखम है उसको मैनेज करने के लिए एक प्लानिंग होता है। और दूसरा प्लानिंग होता है इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग, जिससे हम अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं, जिसको हम सेविंग्स और वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, या जो आपातकालीन स्थिति में या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में या किसी भी प्रकार का लाइफ का अगर आपको जोखम हो तो उसकी प्लानिंग किस प्रकार से करें। तो सबसे पहला होता है जीवन बीमा। अब आमतौर से जीवन बीमा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जीवन बीमा हर किसी की ज़िंदगी में उसकी इनकम, यानी कि उसकी जो इनकम है, सालाना इनकम है, उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब आपके केस में मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि करीब करीब अगर आप अपना 25 लाख तक का भी बीमा करा सके, कभी भी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को इसका बेनिफिट मिलेगा।
अब ये कराने के लिए आपको टर्म प्लान जैसी जो प्रोडक्ट होता है उसको चुनना चाहिए। अब फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी जो परिस्थिति है, तो आपकी स्थिति को देखते हुए शायद ऐसा हो कि वो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा दे। जो नॉर्मल प्रीमियम है उससे वो शायद ऐसा करे कि 10% या 20% आपसे थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा वसूल कर ले। कुछ और अन्य रास्ते भी हैं, बट शायद उसमें उतना बीमा का रकम आपको ना मिले। उदाहरण के तौर पे आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। नॉर्मली ये फ्री होता है, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो, अगर वो बैंक से आप बात करें तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। शायद ये क्रेडिट कार्ड की जो रकम होगी वो 50,000 या लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट होगी, पर उसके साथ बहुत बार इन क्रेडिट कार्ड्स के साथ आपको एज अ पैकेज आपको थोड़ा सा जीवन बीमा की फैसिलिटी मिल जाती है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह मिल जाता है। वहाँ पे भी अगर आप कोशिश करें तो डेबिट कार्ड के साथ भी आपको थोड़ा बहुत जीवन बीमा या एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल सकता है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा फंड अपने पास होना चाहिए। अब ये फ़ंड आपको फिक्स डिपॉजिट की सूरत में हो, या फिर ये फ़ंड आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हो, या एज कैश आपके लॉकर में पड़ा हो, किसी भी प्रकार से हो। नॉर्मली सजेशन ये होता है कि 3 से 6 महीने की जितना भी हमारा महीने का खर्चा हो, उसके 3 से 6 महीने का खर्चा जोड़ लो, तो जो वो फ़ंड बनता है इसे हम इमरजेंसी फ़ंड बोलते हैं। कि यदि अगर नौकरी नहीं रही या काम समय सर हमको पेमेंट नहीं मिला हमारे काम के लिए, तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में इस इमरजेंसी फ़ंड का बड़ा काम आता है। तो जो आप सेविंग कर रहे हो, ऑलरेडी आप 1000 की सेविंग कर रहे हो पोस्टल में, तो वहाँ पे रिटर्न जो मिलता है वो करीब करीब 8% के आसपास रिटर्न मिलता है। आप अगर ये ना करें, या अगर इसको करना भी है, तो इसके अलावा एक और 1000 रुपये की अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि जो SIP फैसिलिटी होती है, जो महीने का 1000 रुपये आपके बैंक में से डायरेक्टली डेबिट हो और किसी भी म्यूचुअल फंड में आपके मर्ज़ी के अनुसार आप वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करें, और यही क्रम को अगर आप अगले 30 से 1 साल तक चलाते रहे, तो आप देखेंगे कि आपके पास यही 1000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है वो जमा होकर लगभग 70 लाख तक की पूंजी बन जाएगी। अगर आप 2000 कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास म्यूचुअल फंड के ज़रिए से आपको 70 लाख मिल जाएगा, और पोस्टल के ज़रिए आपको 15 लाख मिल के टोटल 85 लाख हो जाएगा। अगर ये नहीं भी हो सकता है, और यदि आपको 1000 सेव करना है, तो भी मेरी राय ये रहेगी कि आप पोस्टल से हटकर म्यूचुअल फंड की ओर आपका रुख करें। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल ID है paisavasool3@gmail.com। वक्त है शो के पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे कार लोन प्रीपेमेंट पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। लोग लोन लेकर अपनी पसंदीदा कार खरीदते हैं, लेकिन वक्त के साथ कार की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन लोन का चक्र चलता रहता है। ज़रूरत के हिसाब से यदि आपके पास अधिक पैसे हों, तो कार लोन का समय से पहले भुगतान करना क्या फ़ायदेमंद होगा? पेश है
हमारे संवाददाता संजीत कुमार की एक रिपोर्ट। कभी रोटी, कपड़ा और मकान लोगों की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। बदलते आर्थिक हालात और जीवन शैली में अब वाहन, जिसमें पहले बाइक्स और अब कार, परिवार की जरूरत बन गई है। अपनी जमीन की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए घर भले अपना हो या ना हो, पर कार तो अपनी होनी ही चाहिए। मासिक आय कम होने की वजह से एक साथ इतनी रकम जुटाना आसान नहीं लगता, तो लोग अपनी हैसियत के अनुसार कार खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं। हालांकि ऋण लेकर कार खरीदने के बाद इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऋण लेकर कार खरीदना कितना सही है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है जिसमें आप खुद पूरा फंड इकट्ठा करके डाउन पेमेंट पूरी कार का कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको वो एक्सरसाइज करना चाहिए। उसका एक मेन रीज़न ये है, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। कोई भी व्हीकल आप लेते हैं, मोटरसाइकिल हो या कार हो, वो एक हाईली डेप्रिशिएटिंग एसेट है। सो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे खरीद रहे हैं। तो आपके पास अगर पैसे हैं पूरे पेमेंट करने के लिए, तो आपको वो पूरा पेमेंट करके लेना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं सैलरीड हैं, तो उनके पास पूरा पैसा एक साथ अवेलेबल नहीं होता है। इनकम जो आती है वो हर महीने की आती है, तो वो प्रेफर करते हैं कि ईएमआई ऑप्शन में खरीदें। सो ईएमआई ऑप्शन में सिर्फ एक कन्वीनियंस का आपको बेनिफिट मिलता है, बाकी कोई अंडरलाइंग जो एसेट है उसका अप्रिसिएशन बोल के उसके कोई आपके पास बेनिफिट नहीं होता। अगर आपको मालूम है कि आपको 3 साल के बाद गाड़ी लेनी है, तो आपके पास एक चॉइस होता है कि आप उसके लिए आज से ही सेव करना शुरू करें। सो आप अगर चाहें तो आप रिकरिंग डिपॉजिट में शुरू कर सकते हैं, एक अमाउंट इकट्ठा करना, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 3 साल बाद ये कितना बन जाएगा। अब वो पैसे अगर पूरा कार के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो कम से कम आप डाउन पेमेंट उस पैसों से कर सकते हैं। तो डाउन पेमेंट उस पैसे से हो गया और जो डिफरेंस है उतने का आप कार ले लिए। जो हम अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सो नॉर्मली बैंक्स इंसिस्ट करती है कि आप 10 से 20% जो वैल्यू होता है कार का, वो आप अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करते हैं। बैंक आपको 80 या 90% आपको फंडिंग करती है आपकी ऑन रोड कॉस्ट पे, जिसमें आपका इंश्योरेंस आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गए, वो सारे कॉस्ट मिला के जो भी आपका ऑन रोड कॉस्ट पड़ता है उसका 80 या 90% बैंक आपको फंड करती है, बाकी आपको देना है। ये ज़रूरी नहीं है कि 80% आपको अगर बैंक फंड कर दे तो आपको 80% लोन लेना है। अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए 50% रेडी है, तो आप लोन से फिर बाकी का सिर्फ 50% कर लीजिए। तो ये एक फाइनेंशियल प्रूडेंस होगा, एक अच्छी हैबिट बनेगी और आप इस प्रकार अपना ईएमआई भी बर्डन कम कर पाएंगे। कभी अपनी कार हो तो उसे स्टेटस सिंबल माना जाता था। पैसे वाले ही खुद की कार खरीदने की सोचते थे, पर अब लोगों की बढ़ी कमाई, बेहतर जीवन शैली को देखते हुए कार आम लोगों की जरूरत बन गई है। जानकार मानते हैं कि कार एक तरह की लायबिलिटी है, जिसकी वक्त के साथ साथ वैल्यू यानी कीमत घटती जाती है। यही नहीं, कार लोन होम लोन के मुकाबले महंगा होता है। इससे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए जरूरी है कि कार लोन का समय से पहले भुगतान कर दें। अगर हम कार लोन की ईएमआई की बात करते हैं, तो कार लोन की ईएमआई भरने पे आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इंडिविजुअल सैलरीड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें ईएमआई जो भरते हैं, इंटरेस्ट का आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार लोन का ईएमआई भर सकते हैं, प्री पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको ये फ़ायदेमंद होगा कि आप उसे लोन पहले बंद करें। और फिर अगर आपको एक दूसरा एंगल डेफिनेटली ये है कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है कंपेरेटिव टू जो इंटरेस्ट आप भर रहे हैं, तब शायद आप सोच सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर पहला एटीट्यूड आपका ये होना चाहिए कि एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, इसमें आप इंटरेस्ट दे के आपका कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ा रहे हैं, तो वो अगर आप दे देते हैं पहले और वो कम हो जाता है, तो आपका कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द कार कम्स डाउन। बेनिफिट्स अगर हम बात करें, अगर कार का लोन जो आप पहले प्री पेमेंट कर देते हैं उसके कोई स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं है, सिर्फ है कि आपका जो ईएमआई हर महीने का बंद हो जाता है, वही चीज़ आप अपने गोल्स के इन्वेस्टमेंट के लिए शुरू कर सकते हैं। आपका आज की तारीख में अगर 7,000 रुपया ईएमआई कार की तरफ जा रहा है, आपने कार का लोन पूरा भर दिया है, तो वो ईएमआई आपका बंद हो जाता है। वो ईएमआई आप अपने कोई दूसरे गोल्स फुलफिल करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पैसे आप अगर वही 7,000 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट में करते हैं, या वो 7,000 रुपये आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके रिटायरमेंट के लिए हो या चाइल्ड के एजुकेशन के लिए हो, तो वो पैसे आप वहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें नुकसान की, ज़्यादातर बैंक्स आपसे जो प्री पेमेंट करते हैं कार लोन का, उससे ज़्यादातर बैंक्स आपसे कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं करती। और अगर हम कई बैंक्स ने ये भी ना स्कीम चालू की है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोल के देते हैं वो आपको। तो जो लोन आपका अमाउंट होता है, जो लोन का अमाउंट होता है, उतने की आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे देते हैं। सो आपके पास अगर सरप्लस है थोड़े टाइम के लिए, तो आप वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट में डाल दीजिए, तो आपका इंटरेस्ट उतना ही कम हो जाएगा। सो अब ये सारी फैसिलिटीज़ अपनी कार लोन के साथ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
कार लोन का समय से पहले भुगतान करें या ना करें, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। मसलन लोन भुगतान की समय सीमा, ब्याज दर और समय से पहले भुगतान करने पर लगने वाला शुल्क। जानकारों की माने तो प्री पेमेंट का निर्णय लेने से पहले इन बातों पर जरूर ध्यान दें। नौकरी पेशा लोगों की पहली प्राथमिकता अपना घर चलाने की होती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर उनकी शादी की प्लानिंग वगैरह तो वो लोग करते हैं, लेकिन अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचते। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसी होनी चाहिए प्लानिंग, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट निखिल कोठारी। आज के दिन पे जब हम कमा रहे हैं, हम किसी पे निर्भर नहीं रहते, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि जब हम रिटायरमेंट लें, उस दिन भी हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें। हमें ऐसा ना होना पड़े कि हम अपने बच्चों से पैसे मांगने पड़ें। तो अगर हमें ये नहीं करना है, तो आज से हम उस चीज़ के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, सो दैट आज जो हम अपने जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरह से हम जी रहे हैं, वही ज़िंदगी हम वापस अपने रिटायरमेंट के टाइम पे वैसे ही जीते रहें। तो उसके लिए आज सबसे महत्वपूर्ण आज का गोल है कि रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल, जो हर एक व्यक्ति जो कमा रहा है उसको आज से ही सोचना चाहिए कि मैं कैसे अपना गोल को अचीव कर सकूं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपका महीने का खर्चा लगभग समझ लीजिए 30,000 रुपये हैं, तो आपका सालाना खर्चा हो गया 3,60,000 रुपये। तो आज से अगर आप 25 साल बाद रिटायरमेंट लेते हो, और अगर मैं एज्यूम करता हूं कि 7% से महंगाई है, तो लगभग जब आप रिटायरमेंट लोगे, आपका उस एक साल का खर्चा लगभग 25 लाख रुपये होंगे। और अगर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स है, तो अगले 25 साल के लिए आपको लगभग 3.5 करोड़ रुपए चाहिए उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए क्या क्या ज़रिए आप इस पोर्टफोलियो को बना सकते हो। पहले तो आप, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज़ हो, तो आप और आपकी कंपनी दोनों एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में निवेश कर रही है हर महीने, उसको आप चलते रहने दीजिए। ये जब रिटायरमेंट में होगा तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हो और इससे अच्छा लमसम चंक बन जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको नियमित रूप से 10,000 रुपये PPF अकाउंट में सेव करते रहना चाहिए और 10,000 रुपये एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में सेव करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप लंबे समय में कोई भी प्लानिंग कर रहे हो और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी एज एन एसेट क्लास ऐसा एसेट क्लास है जो सब एसेट क्लास को बीट करता है, और यही एसेट क्लास है जो महंगाई को बीट कर सकता है। तो इक्विटी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और PPF आपको सेफ्टी देते रहेगा, तो वो स्टेबल पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा। तो इन तीनों के ज़रिए आप एक लमसम पोर्टफोलियो बना सकते हो जो आपको रिटायरमेंट में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और रिटायरमेंट के बाद आप इनसे एक सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान स्टार्ट कर सकते हो, जो हर महीने ये इन्वेस्टमेंट से आपके ये पैसे हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आते रहे, सो दैट आपकी पूरी जैसी आपकी अभी लाइफस्टाइल है वैसे ही चलती रहेगी। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन पे रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है। ये चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गोल है। इसलिए है क्योंकि आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन मिल सकता है, बट आपको रिटायरमेंट में आपके खर्चे के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आज के दिन पे रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू कीजिए, कि जितना भी हो सकता है आप अभी से नियमित रूप से निवेश कीजिए और एक लमसम पोर्टफोलियो बनाइए। और ये याद रखिए, ये पैसा आप रिटायरमेंट से पहले कभी भी टच नहीं करोगे। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा दूसरा सेगमेंट आए, जहां आज हम आपको मिलाएंगे एक सोशल एंटरप्रेन्योर से। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. वेलकम बैक। अक्सर शहरी लोग
अपने सर पर एक अदद छत की जद्दोजहद में ही लगे रहते हैं। इनके लिए हरे भरे पेड़ पौधे सपने से कम नहीं। ऐसे में कितना अच्छा हो अगर कोई आपको आपके फ्लैट में ही हरे भरे पेड़ पौधे लगाने का तरीका बताए। हमारे संवाददाता संजीत कुमार ने ऐसे ही एक उद्यमी से ये जानने की कोशिश की। शहरों में तेजी से बढ़ते कंक्रीट जंगल से एक ओर जहां लोग ताजी हवा और हरियाली से महरूम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें खाने के लिए ताजी शुद्ध सब्जियां नहीं मिल रही। ऐसे में कितना अच्छा हो अगर अपने घर में ही आप हरे भरे पेड़ पौधे और ताजी सब्जियां लगा सकें। लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रख हमारी इस हफ्ते की एंटरप्रेन्योर स्मिता शिरोडकर ने अपनी पारिवारिक व्यस्तता को छोड़कर किचन गार्डनिंग यानी बागवानी को अपना करियर बना लिया। अब माचिस के डब्बों की तरह बन रहे अपार्टमेंट्स में किचन के आगे जमीन तो बचती नहीं, इसलिए स्मिता ने अपने टेरेस को ही किचन गार्डन की शक्ल दे डाली। जैसे हम एक 3 महीने का एक्सपोर्ट ऑर्डर हैंडल कर रहे थे, हमारी फैक्ट्री गोवा में है, तो वहाँ फैक्ट्री आवर्स के बाद कुछ करने होता नहीं था। हाउ मच टीवी वुड यू वॉच? तो फैक्ट्री आवर्स 5:30 बजे ख़त्म होता है एंड आई वाज हैंडलिंग अराउंड 50 to 100 एम्प्लॉयज़ इन द SSI यूनिट एंड उनके बच्चे और उनके हटमैन होते थे सामने, हमारे फैक्ट्री के सामने। तो वहाँ हम खेलते थे उनसे और एक दिन वो बच्चा नहीं आया हमारे फैक्ट्री में जो खेलने आता था, तो हम उनको ढूंढते हुए उनके घरों में गए। तो तब मैंने देखा उनके माता पिता और वो बच्चा बैठ के, उनका एक 10 by 10 का किचन गार्डन था, जिसमें पहली बार मैंने देखा कि बैंगन उग रहे थे, टमाटर उग रहे थे, एक नींबू का झाड़ था जिसमें तकरीबन 50 नींबू थे एंड आई वाज सो फैसिनेटेड। देखते से ही हमें लगा कि ये कैसे कर रहे हैं और कैसे किया, और उसी वक्त ये शुरुआत हो गई। मुझे भी सीखना था। शुरू में स्मिता की गार्डनिंग से बिजनेस करने का आइडिया घर वालों को पसंद नहीं आया, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ स्मिता के इसमें बढ़ते झुकाव को देख उनके परिवार के लोग भी उनका हाथ बटाने लगे। शुरुआत में उन्हें लगा कि हाँ, गार्डनिंग है हॉबी की तरह, जहाँ तक रख रहे हैं तो अच्छी बात है। जैसे ही मैं सीरियस होने लग गई कि नहीं ये बिज़नेस की सोच है, तो सबका रिएक्शन पहले होता था कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड था, जो स्ट्रक्चर हम हैंडल कर रहे थे, उसमें से हमारा वक्त निकाल के ये करना उनके लिए बहुत ही शायद फ़नी लग रहा होगा उनको तब। तो थोड़ा सा था, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये सब कितना ज़रूरी है, जैसे जैसे हम करते गए टाइम के साथ उनका सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। अक्सर लोग गार्डनिंग शौकिया तौर पर करते हैं, इसे एक करियर बना बिजनेस शुरू करने में स्मिता को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को इस बारे में समझाना। मुझे ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना था, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी इंटरेस्ट, द पैशन इज़ ग्रोइंग सो मच विच इज़ ओवरटेकिंग माय करंट प्रोफाइल विच आई एम हैंडलिंग। तो मुझे ऐसे चाहिए था कि जो मैं टाइम डाल रही हूँ इतनी पढ़ाई करके, तो उससे रिटर्न्स मिले। तो ये जो आइडिया थी कि एक सोशल टॉपिक को आप बिज़नेस में कन्वर्ट कर रहे हो, इसके लिए कुछ लोग सोचते थे कि ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो फ्री होना चाहिए, इसको कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, जो मुझे एक हद लगता था सही कह रहे हैं, लेकिन लगता था कि जब तक आप प्राइस नहीं कोई चीज़ की कोट करते हो, जब तक फ्री क्लासेस होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सीरियस नहीं है, यहाँ में भी जानकारी हमें करेक्ट नहीं मिलेगी। जैसे ही उसको थोड़ा एक फ़ी आ जाता है, एक भले ही 200 रुपये फ़ी है रजिस्ट्रेशन फ़ी, लेकिन उनको पता होता है कि ये सीरियस है, ये कुछ इसमें कंटेंट होगी। तो ये बस जो एक दृष्टिकोण था लोगों का इस कॉन्सेप्ट के प्रति कि इसको एक सोशल एंटरप्राइज बनाना, वो बहुत ही मुसीबत हमें लगी। फंडिंग इशू नहीं था, लेकिन कन्वर्जन ऑफ पीपल्स थॉट्स दैट ऐसे कोई कार्यक्रम हम कर रहे हैं पर्यावरण के ऊपर, उसके लिए आप आइए, वही एक हर्डल थी। और फिर हमें जानकारी मिल रही थी कि लोगों तक पहुंचना भी एक मुश्किल टास्क रहा। जैसे एडवर्टिजमेंट करेंगे हम, तभी हम पहुंच सकते हैं लोगों के पास, लेकिन एडवर्टिजमेंट बजट्स बहुत हैवी होते थे। स्मिता ने इसे सफलतापूर्वक अपने आय का जरिया बनाने के बाद दूसरों को भी इसमें जोड़ा।
हालांकि जब उन्होंने पहली बार गार्डनिंग पे वर्कशॉप की घोषणा की तो अखबारों के साथ उन्होंने करीब 10,000 पैम्फलेट भी बंटवाए और इसे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिला। जैसे ही हमने पैम्फलेट्स डाले, वी हैड अराउंड 95 पीपल अटेंडिंग द सेशन। हमें बैचेस को डिवाइड करना पड़ा, सुबह शाम, और ऐसे 4 बैचेस किए हमने ताकि हम लोगों को अच्छी अटेंशन दे पाए। एंड उस दिन मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी इनपुट मुझे फीडबैक मिले, लेकिन जब तक मैं कन्विंस्ड हूँ इस आइडिया से कुछ गलत नहीं होगा। एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन। इससे जाहिर है मुंबई जैसे शहरों में भी लोग चाहें तो अपनी छोटी से छोटी जगह में भी पेड़ पौधे और सब्जी उगा सकते हैं। मसलन पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, करी पत्ता, धनिया, मूली और मिर्ची आदि रोजमर्रा की सब्जियां तो घर की खिड़की तक में उगाई जा सकती हैं। जैसे 3 से 4 घंटे धूप यदि हमारे घरों में है और अगर एक विंडो ग्रिल है तो हम उसमें सारी पत्ता सब्जी और हर्ब्स जो सैलेड्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे बेसिल है, थाइम, ऑरिगैनो, पार्सले है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे थोड़ी और जगह है, बालकनी है, या तो अगर आप बहुत फॉर्चुनेट है और आपके पास टेरेस भी है, एक्सेस टू अ कॉमन टेरेस भी है, तो आप सारी सब्जियाँ जो लोकल वैरायटीज़ है वो ज़रूर उगा सकते हैं। स्मिता लोगों को पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए वर्कशॉप के अलावा नेचर बाजार और अर्बन फार्मिंग शो की प्रदर्शनी भी लगाती हैं। उन्होंने एक कोर्स प्रोग्राम भी तैयार किया है जिसके लिए वो हर उम्मीदवार से 2100 रुपए लेती हैं। इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल्स के साथ साथ एक किट भी दी जाती है। एक किट होता है, हम उसे स्टार्टर्स किट कहते हैं। उसमें मिट्टी होती है, बीज होते हैं तरह तरह के, जिस हिसाब से जो सीज़न रहेगा उस हिसाब से उतने बीज देते हैं, हम कंटेनर्स देते हैं और ये सारा मटेरियल देते हैं ताकि जो सीखा वो तुरंत ही वो क्लास में ही प्रैक्टिकल्स करे, ताकि सिर्फ सुनने से मज़ा नहीं आता। तो वहाँ पे हम अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आता है, एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है। ये अलग बात है कि अब तक स्मिता ने कार्यक्रम को शुरू करने में जो पैसे लगाए वो रिकवर तो नहीं हुए हैं, पर इसमें 30 से 40% मुनाफा हो ही जाता है। हमने शुरुआत घरों से की क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग फीस ज़्यादा भरे, तो इट वाज मोर लाइक अ होम वर्कशॉप। तो हमारे घरों हमारे खुद के लिविंग रूम से शुरुआत की। तो सारे पार्टिसिपेंट्स 10 या 15 जनों की बैच होती थी, तो घर में आते थे और टेरेस भी देख पाते थे वो। तो टेरेस देख के उन्हें कॉन्फिडेंस आता था कि यस, हम भी इससे अच्छा कर सकते हैं, या तो इतना तो कर ही सकते हैं। इस काम में स्मिता को नई पीढ़ी के लोगों का भी साथ मिल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से नौकरी छोड़ 3 महीने पहले ही इस कंपनी से जुड़ने वाली सोनल का कहना है कि यहाँ काम करना अच्छा लग रहा है। गार्डनिंग की लोगों तक अधिक से अधिक पहुँच बढ़ाने के लिए सोनल ने प्रचार का दूसरा माध्यम अपनाया। इनका लोगों तक पहुंचने का तरीका सिर्फ ये था कि या तो पेपर में ऐड दे, या तो जिन्होंने वर्कशॉप किया है वो दूसरों को जाके बताए। तो इससे जो इतना बड़ा शहर है और जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करना है वो नहीं हो सकता था। तो एक तो हम मतलब जनरल एड्स देने लगे और उससे मतलब कॉर्पोरेट्स की इंक्वायरी हम लोग इनवाइट करते हैं। फिर दूसरी जगह पब्लिक प्लेसेस ऐसे ही जैसे कि मॉल्स जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको एक ही दिन को पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बताने के लिए हम लोग स्टॉल सेटअप करते हैं या एग्जीबिशंस करते हैं। किचन गार्डन में एक तो ऑर्गेनिक मिलता है, जो हम लोग बाहर ख़रीदने जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ और अब हम लोग अपने आप से उगाते हैं तो एक खुशी की बात ही होती है। घर पे भी सबको अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि और हम लोग का ही जो खाद है वही यूज़ किया रहता है, इसकी वजह से वो और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है क्योंकि और नेचुरल है कि इमीडिएटली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो तो हमारे पास आते आते 3-4 दिन और निकल जाते हैं मार्केट से जब लेते हैं तभी। बड़ी कंपनी में से यहाँ पे आओ तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ जो पैशन होती है वो वहाँ पे हमें कभी भी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पे अपना दिल इसमें डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सुबह और शाम को जाओ और अपनी सैलरी ले लो। इसमें हर तरीके के आइडियाज़ आपको नए नए निकालने पड़ते हैं और जो भी हर्डल्स आए वो खुद ही को अपने उसके सॉल्यूशन भी ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बढ़ते मकान और घटती हरियाली के बीच अगर अंतर को कम करना है तो इसमें टेरेस गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। कमाई और हरियाली बढ़ाने के साथ साथ इसमें साफ सुथरी शुद्ध सब्जियों से स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम पेश करेंगे इनकम फंड्स पर एक रिपोर्ट। आप बने रहिए हमारे साथ। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। पिछले एपिसोड में हमने आपको लिक्विड फंड्स के बारे में बताया था। आज बात करेंगे इनकम फंड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। म्यूचुअल फंड्स में निवेश यानी जोखिम भी कम और कमाई भी कम। इसके अलावा इसमें निवेश करने वालों का हमेशा यही रोना होता है कि लंबे समय तक निवेश करने के बाद ही कमाई की गुंजाइश होती है, और वो भी बहुत कम। कितना अच्छा होता अगर एक मुश्त कमाई के अलावा नियमित कमाई भी हो। इनकम फंड्स कुछ ऐसे ही होते हैं। ये एक तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अक्सर बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। आमतौर पे इनकम फंड्स अधिक डिविडेंड या लाभांश देने वाली कंपनियों के पेपर्स में निवेश करते हैं। मंथली इनकम प्लान यानी MIP लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। इनकम फंड्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका कैपिटल यानी पूंजी सुरक्षित रहती है। आपकी पूंजी भले ही बढ़े नहीं, लेकिन कम होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जो लोग पेंशन की तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो जनरेट करना चाहते हैं पेंशन, या जो स्टेडी इनकम एक कैपिटल लगा दिया और उससे रेगुलर इनकम चाहते हैं, या जो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है यानी इक्विटी मार्केट का जोखिम नहीं उठाना चाहते और साथ ही FD से, बैंक FD से बेटर रिटर्न पाना चाहते हैं, उनके लिए इनकम फंड है। स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक FD टू एनीथिंग बिटवीन 15%, 20%, 30% तक भी रिटर्न मिलते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी आप अगर टाइमिंग प्रॉपर्ली करेंगे तो आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। पिछले एक साल में इनकम फंड्स ने 15% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इनकम फंड्स में रिटर्न्स कम मिलते हैं, पर FD की तुलना में ये रिटर्न्स बेहतर होते हैं। चूंकि बैंक्स इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं, इसलिए इनकम फंड्स के इंटरेस्ट रेट पर रिस्क बना रहता है। साथ ही इनकम फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, पर इनमें निवेश से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। आपके पास कितना टाइम होराइजन है वो ध्यान में रखते हुए एक इनकम फंड चूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल से कम समय का टाइम अवेलेबल है आपके पैसे के लिए, तो आप एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करें जिसमें एग्जिट लोड भी कम लगता है। एग्जिट लोड इन अ डेट फंड इफ़ रिडीम्ड बिफोर 1 ईयर कैन गो अप टू 3%। तो आप एग्जिट लोड भी पे करेंगे और साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लग जाएगा। सो दोनों अगर लग गए आपको तो आपका रिटर्न काफ़ी कम हो जाएगा। सो आपके पास कितना टाइम होराइजन अवेलेबल है उस हिसाब से आप इनकम फंड में इन्वेस्ट करें। इसमें एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, 0 एंट्री लोड होता है, मगर एग्जिट लोड की बराबर जानकारी लेके ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। 3 साल के बाद अगर एग्जिट लोड नहीं है मगर कैपिटल गेन टैक्स है, तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप चुनाव करें कि आपको किस टाइप का इनकम फंड चाहिए। देर आर मंथली इनकम प्लान्स ऑल्सो जो अलग अलग परसेंटेज से इक्विटी मार्केट का भी एक्सपोजर रखते हैं। यानी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपने जहाँ इन्वेस्ट किया है वो कितना जोखिम उठा रहा है मार्केट की। देर आर मंथली इनकम प्लान्स जो 25% तक भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी आपके फंड को 25% तक का फ्लक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट इक्विटी मार्केट भी है। तो ये सब ध्यान रखते हुए आप चुनाव करें कि आपको कौन सा इनकम फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने वाले
और कम जोखिम उठाने वाले यानी कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए इनकम फंड्स एक सही विकल्प बताया जाता है। पर जानकारों की माने तो इनमें निवेश से पहले किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की राय जरूर लें। एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर कारोबार को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। SOR यानी स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग लागू करके शेयर की खरीद बिक्री के लिए सबसे वाजिब कीमत सही समय पर दिलाने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। BSE की इस नई पहल पर पेश है एक रिपोर्ट। स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग एक एल्गोरिथमिक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का फॉर्म है जिससे आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हो आपके हर एक ऑर्डर के लिए स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग वापरें। स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर अपने आप जो भी शेयर बाज़ार में अच्छा प्राइस मिलता हो उस एक्सचेंज में आपका सौदा भेजेगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मानो कि आपको कोई शेयर 100 रुपये में लेना हो लेकिन कोई दूसरे एक्सचेंज में 99 पे मिलता हो तो ये कंप्यूटर द्वारा अपने आप वो ऑर्डर उस वाले एक्सचेंज में भेजेंगे जहां आपको अच्छी प्राइस मिल सकती है। US में ये तकनीक को कंपलसरी किया गया है ताकि वहाँ पे करीब 7 से 8 मार्केट है और ये हर एक ब्रोकर को वहाँ पे हर एक निवेशक का ऑर्डर स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग के थ्रू ही किया जाता है ताकि कंप्यूटर के द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और आपको आपके निवेश में भी काफ़ी अच्छी खासी आपको बचत हो सकती है। आपको उसी क्वांटिटी भी मिलेगी लेकिन अच्छे दाम पे मिल जाएगी। काफ़ी संस्था के जो निवेशक है ये स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग वापरते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज भी नहीं आपको देना है, खाली आपके ब्रोकर को पूछना है कि उनके पास स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग है क्या नहीं। एक बार आप इसका इस्तेमाल करना चालू कर देंगे आपको अपने आप दिखेगा फ़ायदा। तो आपको हमेशा अपने ब्रोकर को ये बोलना है कि आपको आपके ऑर्डर के लिए स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग यूज़ करना है और स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग के यूज़ के द्वारा आपको चाहे आप लो कोई शेयर या आप बेचो कोई शेयर आपको अच्छे से अच्छे दाम मिलने वाले ये कंप्यूटर द्वारा गारंटी की जाती है। तो आप अपने ब्रोकर को हमेशा बोलिए कि आपका कोई भी ऑर्डर हो स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग के थ्रू ही आप एग्जीक्यूट करिए। आजकल लोगों के बटुए में पैसे की जगह क्रेडिट कार्ड ने ले ली है, पर यदि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही ढंग से न किया गया तो यह सहूलियत से ज़्यादा सरदर्द बन सकता है। लेकिन बिना अपनी जेब जलाए आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति बेहतर बना सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस पपेट शो के जरिए। अरे ओ मेरी लज्जो रानी कहाँ हो? रुको बंटी के बापू मैं आई। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए साथ में बाहर गए हुए। क्यों, आज कुछ खास है क्या? बहुत दिनों के बाद साथ में घूमने की याद आई। अब चलो भी, जल्दी तैयार हो जाओ और बंटी को भी तैयार कर दो। बंटी जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है माँ, पर हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, ज्यादा बात मत करो। ठीक है माँ। सब पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। ओ जी सुनते हो? बोलो लज्जो रानी। यहाँ सामान तो बहुत अच्छा है पर काफी महंगा भी है, हम कहीं और चलते हैं। नहीं मेरी जान, तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? और पैसे की टेंशन ना लो, क्रेडिट कार्ड है ना। बंटी के बापू ये साड़ी कैसी लग रही है? अरे बहुत ही अच्छी लग रही है, एक दो और ले लो। ठीक है जी। पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। बंटी क्या करोगे इसको लेकर? घर पर तो वैसे ही बहुत खिलौने पड़े हैं। नहीं मुझे तो यही चाहिए, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। लज्जो बच्चों को क्यों डांट रही हो? कौन सा खिलौना चाहिए बेटा? वो बैटरी से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर। ठीक है बेटा। कहाँ हो बंटी की माँ? क्या हुआ, रुको मैं आई। ये देखो मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल ज्यादा कैसे आ गया? अरे इतना कैसे आ गया? हमने तो इतनी खरीदारी नहीं की थी। छोड़ो, आज मैं अपने दोस्त सचिन से मिलता हूँ, वो वित्तीय सलाहकार है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। और भाई सचिन क्या हाल है? अरे खुशीलाल, इतने दिनों बाद तुम तो ईद के चांद हो गए हो। और सुनाओ क्या हाल है? कुछ खास नहीं दोस्त, अच्छा ही चल रहा है, तुम अपनी बताओ। हमारी भी अच्छी चल रही है। बताओ आज रास्ता भूल के हमारे यहाँ कैसे आ गए? ऐसी बात नहीं है यार, एक समस्या आ गई है, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। बस इतनी सी बात? यार क्रेडिट कार्ड का बड़ी सावधानी से उपयोग करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का प्रबंधन वो कैसे है? हाँ मेरे दोस्त, क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट जैसे कि क्रेडिट कार्ड तभी उपयोग करो जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। उसकी अदायगी कैसे करनी है उसका भी पहले से सोचना ज़रूरी है। किसी कारणवश आप पूरी राशि भुगतान करने की हालत में न हो तो न्यूनतम राशि का भुगतान तो उस देय तारीख पर ज़रूर कर दें। अगर आप
वो भी करने में सक्षम नहीं हैं तो उस कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र में फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपने भुगतान की तारीख आगे बढ़वा सकते हैं अथवा उसको EMI में परिवर्तित करवा सकते हैं और ज़्यादा ब्याज देने और बाकी सभी अर्थदंडों से बच सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त, आगे से मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगा। वक्त हो चला है शो के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे दर्शकों के कुछ सवालों के साथ। देखते रहिए पैसा वसूल। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आज के इस सवाल आपके सेगमेंट में हमारे संवाददाता संजीत कुमार हमें लेके चल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जो दर्शकों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। सर, पहला ईमेल मध्य प्रदेश के सागर से संजय कुमार का है। संजय कुमार जानना चाहते हैं कि क्या 2000 रुपये प्रति माह ELSS में निवेश करने से उन्हें टैक्स बेनिफिट की सुविधा मिलेगी? संजय जी, ELSS में हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 साल का लॉक इन रहता है। सबसे पहले आपको ATC के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और जो भी रिडेम्पशन के वक्त जो अमाउंट आता है दैट इज़ टैक्स फ्री। आप इसमें 8 to 10 ईयर्स जो पुराने स्कीम्स है उसमें आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड एक रहेगा, उन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव भी देखेंगे, तो वो हिसाब से आप उसमें निवेश कर सकते हैं। दूसरा ईमेल नागपुर से धीरेन्द्र का है। धीरेन्द्र की मासिक आमदनी 30,000 रुपये प्रति माह है। वो जानना चाहते हैं कि वो कितनी राशि बचत और निवेश करें। ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अभी उनकी 30,000 की आमदनी है, बट उनकी एज वगैरह को देखते हैं हम मान के चलते हैं कि वो 35 से 40 साल की उम्र के रहेंगे, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ जो भी उनकी सेविंग्स है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वो डाले SIP के ज़रिए, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म उनका एक कॉर्पस बिल्टअप हो सके। हम मानते हैं कि भाई उनके बाल बच्चे वगैरह रहेंगे तो उनके लिए भी उनको जो कॉर्पस इकट्ठा करना है पढ़ाई वगैरह के लिए, सो वो दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द रूट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो एवरी मंथ उनको SIP का हम सुझाव देते हैं। तीसरा और आखिरी मेल राजस्थान के नागौर से है। महावीर सिंह एक सरकारी शिक्षक हैं। उनकी मासिक आमदनी 32,000 रुपये पर मंथ है और इसमें से 4,000 रुपये पर मंथ वो NPS में निवेश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि कितने अमाउंट की अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकें। महावीर जी को हम ये सजेस्ट करेंगे कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी सबसे पहले ले हुए अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख की, जहाँ पे परिवार के सभी जन कवर हो जाएंगे और 10 लाख तक का भगवान ना करे कुछ भी हॉस्पिटल का खर्चा होता है तो मेडिकल पॉलिसी से रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। सेकेंडली, जहाँ पे उनका सेविंग्स का है तो हम एडवाइस करेंगे उनको कि वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी SIP में वो इन्वेस्ट करें, जहाँ पे एवरी मंथ ही कैन इन्वेस्ट एज लो एज ₹500 ऑल्सो, और वहाँ पे एक बड़ा कॉर्पस इन फ्यूचर में वो इकट्ठा कर सकते हैं। महावीर जी, जो आप ये NPS में कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हो और हम ये सलाह देंगे कि आप इसको ये जारी रखें ताकि आपका ये पेंशन का प्रोविज़न फ्यूचर में ये करके देगी आपको। मई 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक निर्देश जारी किया है कि अब नाबालिग भी स्वतंत्र रूप से बैंक खाता खोल सकते हैं। इससे जुड़ी और जानकारियां लेते हैं हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। कौन कहता है कि बैंक अकाउंट खोलना बच्चों का खेल नहीं? दरअसल अब बच्चे भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं बड़ों के बगैर।
जी हाँ, नन्हे मुन्ने क्या ले सकते हैं और क्या नहीं, ये अब तक उनके अभिभावक ही तय करते आए हैं। पर आर्थिक उदारीकरण के चलते वित्तीय मामलों में अब बच्चे भी स्वतंत्र और स्वायत्त होते जा रहे हैं। अब तक नाबालिगों के बैंक अकाउंट खोलने के लिए अभिभावक का होना जरूरी था। कोई भी ट्रांजैक्शन या विड्रॉल करना हो तो वो गार्जियन या जॉइंट अकाउंट होल्डर ही करते थे। अब आरबीआई के नए गाइडलाइंस की माने तो 10 साल से ज्यादा उम्र वाले स्वतंत्र रूप से अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आरबीआई बच्चों पर बड़ा मेहरबान दिख रहा है। नए गाइडलाइंस में बैंक ट्रांजैक्शंस के अलावा अकाउंट से संबंधित और भी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें अपर कैप है कि कहाँ कितनी रकम तक विड्रॉल हो सकता है, चेक लिख सकते हैं, और ये भी परमिशन दी गई है कि अगर बैंक चाहे तो एटीएम फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह दे सकते हैं। फिर भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जैसे नो योर कस्टमर यानी KYC डॉक्यूमेंट्स, नाबालिग होने का प्रमाण यानी बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन का पैन कार्ड, सिग्नेचर्स आदि होना अनिवार्य है। एक बार ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाता है। विड्रॉल में आरबीआई ने ऐसे 10,000 की बात की है, लेकिन बैंक जो है वो खुद तय करेगी, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन की बात करते हैं या विड्रॉल की बात करते हैं तो 2 तरह से विड्रॉल होंगे। एक तो जो गार्डियन है या जो सेकंड एप्लीकेंट अगर है तो उनके लिए तो कोई लिमिट नहीं रहेगी, लेकिन जो माइनर है उनके लिए लिमिट रहेगी, और वो थर्ड पार्टी चेक इश्यू करना चाहे, बैंक को अलाउड करना है, एटीएम से विड्रॉ करना चाहे, इंटरनेट फैसिलिटी, ये हर एक बैंक खुद तय करेगी उनको क्या क्या फैसिलिटी देनी है। आरबीआई ने सिर्फ एक ओपन मैक्रो लेवल पे परमिशन दे दी है कि आप अभी 10 साल के बड़े लड़के और लड़कियों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि विड्रॉल की परमिशन दे सकते हैं। जिस तरह सरकार जनता के बीच फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने में लगी है, ऐसे में आरबीआई की ये पहल बच्चों और नाबालिगों को भी आय, व्यय और बचत के गुण सिखाने में एक बड़ा कदम है। यही नहीं, बैंकिंग से जुड़ी कई मूलभूत चीजें मसलन चेकबुक जारी करना, अपना सिग्नेचर देना, बिल्स का भुगतान, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और विड्रॉल के बारे में काफी अहम जानकारी मिलने वाली है। पर जानकारों की एक सलाह है कि बच्चों को हर महीने पॉकेट मनी न देते हुए पूरी पॉकेट मनी उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाएं। आज की रसोई में अंगीठी और सिगड़ी की जगह ले चुके एलपीजी सिलेंडर और गैस स्टोव के बिना गृहिणियों की जिंदगी मुश्किल हो सकती है, और अगर ऐसे में खराब हो जाएं तो सोचिए क्या हो। लेकिन अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी मुश्किलों से बचा जा सकता है। गैस स्टोव और सिलेंडर के रखरखाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में पेश है हमारे संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट। जरा सोचिए, घर में मेहमान आए हों, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल, लोगों की भीड़ से निकल उनके लिए पकवान बनाने आप रसोई घर पहुंचती हैं, और ये क्या, आपका गैस चूल्हा तो जलने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में आप सोचती हैं कि आपका क्या हाल होगा। पर वो कहावत तो सुनी ही होगी, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी वक्त रहते अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आप समय रहते अपने गैस चूल्हे का रखरखाव ठीक ढंग से कर सकते हैं। चूल्हे का जो बर्नल है, बर्नल बराबर देखने का, उसमें कचरा फंसा है क्या, कचरा फंसा होगा तो चलेगा नहीं, तो उसको साफ करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। पानी, दाल भात जो गिरता है उससे ख़राब होता है, वो गिरना नहीं चाहिए। अभी वो गिरेगा तो ख़राब हो जाता है, इसीलिए उसको संभालने का। फिर अगर गिर गया तो उसको खोल के सर्विसिंग करने का। बर्नल, अंदर का कॉक, निपल, ये सब चेकअप करके नहीं चलेगा तो दूसरा डाल देने का। कहीं किस क्वाक में से अगर समझे लीकेज है तो क्वाक बदली करना पड़ता है। एलिमेंट का बर्नल होता है और एक कास्टिंग का बर्नल होता है, 2 क्वालिटी का उसमें बर्नल रहेगा। एलिमेंट का बर्नल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा चलता नहीं है, वो बेंड होकर उसको चेंज करना पड़ता है। अच्छा, कास्टिंग का जो बर्नल है अपना, कास्टिंग का बर्नल कम से कम 4, 5, 6 साल चलता है। गैस चूल्हे के साथ साथ उसके रेगुलेटर और पाइप का भी समुचित ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोग थोड़े पैसे के लालच में पाइप को सही समय पर नहीं बदलवाते, जिससे गैस रिसाव से दुर्घटना भी हो सकती है। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गैस पर खाना बनाने से पहले और उसके बाद
कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें। सिगड़ी कपड़े से साफ करके स्वच्छ करके रखने का, बटन पूरा बंद है क्या वो देखने का, पूरा ओके होने के बाद फिर अपना रख देने का। फिर बाद में खाना पकाने होगा, चालू करने होगा, फिर उसको रेगुलेटर चालू करने का, फिर तुम्हारा सिगड़ी चालू हो जाएगा। उसकी बाद भी देखने का अगर कहीं लीकेज है क्या, बास आता है क्या, बास आएगा तो तुरंत रेगुलेटर बंद करने का। पाइप जो लीकेज है, पाइप को के 2 साइड रहता है, एक सिगड़ी का तरफ और एक रेगुलेटर का तरफ। उसमें से लीकेज होएगा तो उसमें एक क्लिप रहता है, ऊपर से एक पतरे की क्लिप रहता है, 2 साइड में 2 क्लिप आगे फिट कर देवे तो लीकेज नहीं। अगर बीच में कहीं समझे कटा हुआ है वो चेकअप करने का। एलपीजी गैस पर खाना बनाने से समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होती है। अगर कुछ बातों का ख्याल रखें तो न सिर्फ ये सुरक्षित बल्कि सरदर्द कम और सहूलियत ज्यादा लगेगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और सवाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पैसा वसूल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। Raw Media.